10 दिसंबर 1971 पाकिस्तान का आसमान में सुपरसोनिक विमानों की गूंज थी और नीचे सरहद की मिट्टी बारूद से सुलग रही थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर अपने SU-7 लड़ाकू विमान के साथ दुश्मन के रडार स्टेशनों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दुश्मन की सफाया। अचानक एक जोरदार धमाके ने आसमान को दहला दिया। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन का एक गोला उनके विमान के इंजन को चीरता हुआ निकल गया। पलक झपकते ही कॉकपिट में रेड वार्निंग लाइट्स जल उठी और पूरा विमान आग का गोला बनकर जमीन की तरफ गोता लगाने लगा। परुलकर के पास सोचने के लिए सिर्फ 2 सेकंड थे। उन्होंने पूरी ताकत से इजेक्शन हैंडल खींचा और एक जोरदार धमाके के साथ विमान से बाहर निकले। ऊपर नीले आसमान में सफेद पैराशूट तो खुला, लेकिन नीचे कोई स्वागत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज और खून की प्यासी भीड़ खड़ी थी। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। आंखों पर काली पट्टी बंधी और हाथ लोहे की जंजीरों में जकड़ दिए गए। लेकिन उस अंधेरे ट्रक में भी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बिजली कड़क रही थी, पकड़ा गया हूं पर रुकूंगा नहीं, ये पिंजरा मेरी आजादी नहीं छीन पाएगा। ट्रक का भारी दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला और सामने खड़ा था मौत का केंद्र, कैंप नंबर 44। ये कोई मामूली जेल नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज का वो इंटेरोगेशन सेंटर था जहां रूह तक कांप जाए। वहां से भागना नामुमकिन सा था। 15 फीट ऊंची दीवारों पर बिजली के नंगे तार बिछे थे और हर थोड़ी दूर पर राइफल ताने पहरेदार मौत बनकर खड़े थे। परुलकर, ग्रेवाल और सिंहजी को अलग अलग अंधेरी कोठरियों में फेंक दिया गया। वहां की हवा में घुटन और मौत की गंध थी। पाकिस्तानी अफसर उन्हें रातों रात जगाकर टॉर्चर करते ताकि वे वायुसेना के गुप्त कोड्स उगल दें। अफसरों को लगा कि वे इनका मनोबल तोड़ देंगे, पर वे भूल गए थे कि ये फाइटर पायलट हैं। जहां दूसरे कैदी दर्द से कराहते, वहीं परुलकर कोठरी की दीवारों को देख मुस्कुराते। उनका दिमाग दीवार की कमजोरियों और पहरेदारों की हर हरकत को बारीकी से परख रहा था। उन्होंने आंखों ही आंखों में अपनी टीम को पैगाम भेज दिया था, ये दीवारें हमें कैद रख सकती हैं, हमारे इरादों को नहीं। हम यहां से निकलेंगे और रास्ता हम खुद बनाएंगे। एक दोपहर जब पहरेदार थोड़े सुस्त थे, परुलकर ने दबे पांव ग्रेवाल और सिंहजी को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, मैं यहां से जा रहा हूं और तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। ग्रेवाल हक्के बक्के रह गए। उन्होंने जेल की उन ऊंची दीवारों और ऊपर तैनात मशीन गन की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिलीप, यह पागलपन है, यह साक्षात खुदकुशी है। परुलकर ने एक बर्फीली मुस्कान के साथ जवाब दिया, नामुमकिन शब्द सिर्फ उनके लिए है जो लड़ना छोड़ चुके हैं। गौर से देखो इस दीवार को, ये ईंट और गाड़े से बनी है, फौलाद से नहीं। अगर हम सही जगह चोट करें तो यह खुद रास्ता देगी। ग्रेवाल, सिंहजी और परुलकर ने टीम बनाकर मिशन इम्पॉसिबल शुरू किया, जिसे दुनिया पागलपन मानती थी। उस जुनून से तीनों ने कसम खाई कि वे अपनी मर्जी से ही वापस लौटेंगे। पुराने लकड़ी के बक्सों के ढीले कब्जों से उन्हें एक पेचकस और एक जंग लगी कैंची मिल गई। ये मामूली औजार अब उनके लिए परमाणु बम से भी बड़े ब्रह्मास्त्र थे। जब रात की खामोशी में सिर्फ पहरेदारों के जूतों की आवाज सुनाई देती, तब परुलकर चुपचाप अपने बिस्तर के पीछे वाली दीवार की ईंटें खुरचने के काम में जुट जाते। हर रात सिर्फ 2 से 3 घंटे की मेहनत, ईंटों के बीच के गाड़े को इतनी खामोशी से हटाया जाता कि बगल वाली कोठरी में भी भनक न लगे। आवाज दबाने के लिए उन्होंने लोहे के औजारों पर पुराने कपड़े लपेट रखे थे। इस खुदाई से निकलने वाले मलबे का ढेर किसी पहाड़ जैसा हो गया था, जिसे ठिकाने लगाने के लिए परुलकर ने गजब की बागवानी का नाटक रचा। उन्होंने जेल के वार्डन को अपनी कोठरी में फूल लगाने के लिए राजी किया और चाय के खाली डिब्बों में सुरंग की मिट्टी भरकर ऊपर से पौधे सजा दिए। पहरेदारों को लगा कि कैदी अपना अकेलापन दूर कर रहा है, जबकि उन फूलों के नीचे पाकिस्तान की नाक के नीचे खोदी गई सुरंग का राज दबा था। 18वीं ईंट हटाते वक्त जेलर की टॉर्च ने उन्हें लगभग पकड़ ही लिया था। खून बहते हाथों के साथ परुलकर तुरंत सोने का नाटक करने लगे। रोशनी चेहरे से गुजरी और वे बाल बाल बच गए। दीवार अब कागज की तरह पतली हो चुकी थी, लेकिन बाहर की दुनिया में बिना पहचान के निकलना खुदकुशी थी। इसलिए इन जामबाजों ने जेल के अंदर ही जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा जुगाड़ शुरू किया। आजादी की दिशा जानने के लिए उन्होंने एक फालतू पड़ी ट्रांजिस्टर बैटरी से सुई निकाली, उसे अपने बालों के तेल से रगड़कर मैग्नेटाइज किया और पानी के प्याले में तैरते एक छोटे से तिनके पर रख दिया। यह उनका देसी कंपास था। बाहर का रास्ता खोजने के लिए ग्रेवाल ने रेड क्रॉस से मिले पुराने अखबारों के टुकड़ों, विज्ञापनों और ट्रेन के टाइम टेबल को जोड़कर रावलपिंडी से अफगानिस्तान सीमा तक का एक सटीक नक्शा तैयार कर लिया। अब बारी थी हुलिया बदलने की। पायलटों ने महीनों से अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई थी ताकि वे स्थानीय पठान लग सकें। अपनी वर्दी को उन्होंने कोयले, धूल और चाय के पानी से इस तरह रंगा
कि वह मैली कुचैली सलवार कमीज जैसी दिखने लगी। उन्होंने आपस में तय किया कि वे खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर बताएंगे जो एक सीक्रेट मिशन पर हैं, और सिन्हा जी ने उन्हें पश्तो और उर्दू के भारी शब्दों की ऐसी ट्रेनिंग दी कि उनकी पहचान पर शक करना नामुमकिन हो गया। ग्रेवाल ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने राशन कार्ड के पुराने टुकड़ों से एक जाली सरकारी परमिट बना लिया जो धुंधली रोशनी में असली आई कार्ड जैसा दिखता था। अब न पहचान का डर था, न दिशा भटकने का खौफ। उनके पास जेब में चंद बचाए हुए पाकिस्तानी रुपए थे, हाथ में मुसाफिरों वाली लाठी थी और दिल में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू। आजादी की पहली शर्त थी दुश्मन की आंखों में धूल झोंकना, जिसके लिए इन पायलटों ने अपने हुलिये का पूरी तरह कायाकल्प कर लिया था। महीनों की बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी और चाय के पानी व कोयले से रंगी उनकी मटमैली वर्दी अब किसी एलीट पायलट की ड्रेस नहीं, बल्कि एक आम पठान सूट जैसी दिख रही थी। उन्होंने अपनी पैंटों को काटकर और नीचे से मोड़कर इस तरह सिला कि वे दूर से सलवार कमीज का भ्रम पैदा कर सकें। उनकी पहचान अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के जासूस अफसरों या आजाद कश्मीर के उन निवासियों की थी जो किसी निजी काम से सरहद की ओर जा रहे हैं। वह ऐतिहासिक तारीख आ चुकी थी। रावलपिंडी का आसमान काले बादलों से ढका था और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। जेल के सुरक्षाकर्मी अपनी छतरियों और रेनकोट के नीचे दुबके थे। तभी परुलकर ने दीवार की उन डीली ईंटों को आखिरी धक्का दिया और एक हल्की चरमराहट के साथ सुरंग का रास्ता खुल गया। बाहर की वह पहली ठंडी और गीली हवा किसी जन्नत के एहसास जैसी थी। तीनों साए की तरह उस तंग सुराख से रेंग कर बाहर निकले और जेल के नो मैंस लैंड गलियारे में पहुंच गए। सामने 15 फीट ऊंची आखिरी दीवार थी जिस पर करंट दौड़ रहा था। बिजली कड़कने की ओट में परुलकर ने ग्रेवाल को बूस्ट दिया और एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर कटीले तारों से अपने जिस्म को चीरते हुए उन्होंने दीवार लांघी और रावलपिंडी की कीचड़ भरी सड़कों पर ओझल हो गए। अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट चमकी। सिन्हा जी का हाथ जेब में रखे औजार पर गया, पर परुलकर ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वे एक आम मुसाफिर की तरह बारिश से बचते हुए किनारे हो गए और पुलिस की गाड़ी छपाका मारती हुई निकल गई। बिना पीछे मुड़े वे बस अड्डे की तरफ भागे, जहां परुलकर ने भारी और देहाती आवाज में पेशावर की 3 टिकटें मांगी। ये उनकी आजादी की पहली रसीद थी। बस खचाखच भरी थी और उनके बगल में ही पाकिस्तानी फौज के जवान बैठे थे। तभी एक चेक पोस्ट पर बस रुकी और एक हवलदार की नजर ग्रेवाल के जूतों पर टिक गई, जो किसी आम मजदूर के नहीं लग रहे थे। हवलदार ने कड़क कर पूछा, कहां से आ रहे हो? ग्रेवाल ने मेजर मोहित शर्मा जैसी असामान्य शांति के साथ उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जनाब, पेशावर के पास के रहने वाले हैं, शहर में मजदूरी करने आए थे और अब घर लौट रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट के सायरन के साथ साथ वायरलेस पर उनके हुलिये के संदेश जंगल की आग की तरह फैल रहे थे। आजादी की मंजिल यानी अफगानिस्तान बॉर्डर सिर्फ 5 मील दूर था। पहाड़ियां साफ नजर आ रही थी। तभी एक सुनसान रास्ते पर तहसीलदार और उसके सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। तहसीलदार ने शक भरी निगाहों से पूछा, कहां जा रहे हो और लैंडी कोतल में कहां रुकोगे? यहीं परुलकर से एक छोटी पर घातक चूक हो गई। उन्होंने जवाब दिया, हमें लांडी खाना रेलवे स्टेशन जाना है। तहसीलदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, बेटा, वो स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका है। अब वहां पटरियां भी नहीं है। तुम वहां क्या करने जा रहे हो? हवा में सन्नाटा छा गया। पहचान उजागर हो चुकी थी और आजादी हाथ आते आते फिसल गई। देखते ही देखते सिपाहियों की बंदूकें उनकी छाती पर तन गईं। जब तलाशी ली गई और उनकी फटी हुई जेबों से वो अखबार के टुकड़ों से बना नक्शा और ट्रांजिस्टर की सुई वाला देसी कंपास निकला, तो तहसीलदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई बिना किसी विदेशी मदद के सिर्फ एक पेचकस और नक्शे के सहारे रावलपिंडी से यहां तक आ सकता है। आजादी की सरहद से महज 5 मील दूर उन्हें दबोच लिया गया। लेकिन परुलकर ने अपनी गर्दन ऊंची की, अपनी आंखों से वो बनावटी पठानी डर हटाया और एक भारतीय अफसर के फौलादी गर्व के साथ कहा, हाँ, हम हिंदुस्तानी पायलट हैं और अगर हम यहां तक आ सकते हैं तो ये याद रखना कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। उन्हें रस्सियों से बेरहमी से जकड़ लिया गया। जब उन्हें वापस रावलपिंडी के कैंप 40 लाया गया तो वहां गुस्से से ज्यादा एक खौफनाक हैरानी का सन्नाटा था। पूरे पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस इस बात से सदमे में थी कि 3 निहत्थे कैदियों ने उनकी नाक के नीचे सुरंग खोदकर 300 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। पूछताछ के दौरान एक ऊंचे कद के पाकिस्तानी कर्नल ने मेज पर रखा वो जंग लगा पेचकस, फटे हुए नक्शे और देसी कंपास को गौर से देखा और परुलकर की आंखों में देखते हुए पूछा, परुलकर, बस एक बात बताओ,
तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? अगर बॉर्डर पर संतरी गोली चला देता तो तुम्हारी लाश तक नहीं मिलती। तुम्हारी लाश। परुलकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कर्नल साहब, हम फाइटर पायलट हैं। हम मौत से डरते तो आसमान से मोहब्बत नहीं करते। हमारे लिए अपनी वतन की मिट्टी की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम इस कैद की 1000 साल की जिंदगी से कहीं बेहतर है। कर्नल कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर उसने धीरे से अपनी कैप उतारी और उन तीनों जांबाजों को एक अनौपचारिक लेकिन गहरा सैल्यूट ठोका और कहा, दुश्मन ही सही पर बहादुर हो तुम लोग। सजा के तौर पर उन्हें महीनों काल कोठरी में रखा गया, लेकिन अब उन दीवारों में उन्हें कैद करने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उनकी बहादुरी की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार दिसंबर 1972 में जब युद्ध के कैदियों की अदला बदली शुरू हुई तो इन तीनों जांबाजों का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। जैसे ही वे वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान की सरजमीन पर वापस आए, उन्होंने सबसे पहले झुककर अपनी मिट्टी को चूमा और फूट फूट कर रो पड़े। वे वहां से खाली हाथ लौटे थे, लेकिन अपने साथ एक ऐसी मिसाल लेकर आए थे जिसने भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे महान एस्केप स्टोरी लिख दी थी। आज भी भारतीय वायुसेना की एकेडमी में जब जामबाजी के किस्से सुनाए जाते हैं तो दिलीप परुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। यह महान गाथा हमें सिखाती है कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर दिल में अपनी मिट्टी के लिए वफादारी और दिमाग में फौलादी इरादे हों तो इंसान मौत के जबड़े से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। कमेंट में बताइए कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, गैरेज।